गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका अपना यूट्यूब चैनल गांव की पाठशाला, इस पर हम बोर्ड क्लासेस लेकर आ रहे थे, पर हमें सजेशन मिला कि सर कुछ नया कीजिए। तो इसी क्रम में हम आज एक छोटा सा प्रयास लेकर आए हैं। बीएड एमएड और रीट, इन तीनों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ 2005। क्या? एनसीएफ 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम आज परिचर्चा करने वाले हैं। ये एनसीएफ 2005 क्या कहता है, इसके मेथड्स क्या क्या है, किसके अधीन इसको बनाया गया और क्या इसकी पूरी पाठ्यचर्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए भाई, जो एनसीएफ 2005 है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यदि हिंदी में इसको देखा जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम। इसको नाम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। देखिए, पाठ्य का मतलब होता है पाठ्यक्रम से संबंधित। पाठ्यक्रम मतलब जैसे कि जो रीट के स्टूडेंट हैं, तो वो अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस। जो बीएससी बीएड, बीए बीएड 11 12 सभी क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सिलेबस पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं ना। तो इस पाठ्य से मतलब वो ये पाठ्यक्रम और चर्या कार्यक्रम, यानी कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो किसका निर्माण करता है, सिलेबस का निर्माण करता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। और पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट के नहीं, अलग अलग प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं, सभी के जो सिलेबस का निर्माण होता है, वो किस कार्यक्रम के अंदर आता है, वो इसी कार्यक्रम के अंदर आता है, जिसे कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम। देखिए भाई, जो हमारा ये एनसीएफ 2005 है, इसके अंदर हम आपको बता रहे थे कि जो किसी भी शैक्षिक स्तर का अर्थ होता है, शैक्षिक स्तर का अर्थ क्या होता है कि किसी भी एजुकेशन लेवल पर, यानी आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर उस पर यदि आपको किसी एक विषय का, किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस या उसकी जो रूपरेखा होती है, उसको तैयार करना, तो क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। यानी कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा का अर्थ होता है कि किस प्रकार से, किस स्तर के अकॉर्डिंग उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए कंटेंट दिया जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं कि मान लिया 10वीं क्लास का बच्चा है और उसको आप 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तक का कंटेंट उसी क्लास में प्रोवाइड करवा दो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को कक्षा 10 के अंतर्गत या कक्षा 11 या कक्षा 12 या जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर होता है, कंपटीशन लेवल होते हैं, उसमें किस प्रकार के पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ना है, उन सबका निर्धारण एनसीएफ 2005 करता है। उसी के अधीन एनसीएफ 2005 के अधीन ये आते हैं। तो किसी भी शैक्षिक स्तर पर किसी एक विषय की रूपरेखा तैयार करना, तो क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, पाठ्यक्रम कहलाएगा। और 2 या 2 से अधिक या 3 से अधिक जो विषय होते हैं, उनकी रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है, पाठ्यचर्या कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आपको इस पाठ्यचर्या का जो वर्ड है, शब्द है, इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि ये शब्द आया कहां से। आपको इस क्यूरिकुलम में जो क्यूरी वर्ड दिखाई दे रहा है, क्यूरी, इधर देखिए, क्यूरी, ये क्या है,
लैटिन वर्ड है। कहां का है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन शब्द है, यानी लैटिन भाषा का शब्द है। अब हमने इस क्यूरी का मतलब भी समझ लिया, हमने पाठ्यचर्या के बारे में भी समझ लिया, और हमने पाठ्यक्रम के बारे में भी समझ लिया, और एनसीएफ की फुल फॉर्म के बारे में भी समझ लिया। अब आप इन्हीं चीजों को ध्यान दीजिएगा कि इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। सबसे पहले पूछ सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या कार्यक्रम है वो कौन से सन में बनाया गया, या कौन से क्या नाम से किस आधार पर बनाया गया। तो ये 2005 में बनाया गया था, 2005 के दिन आता है। और एक विषय का जो पाठ्यक्रम तैयार करना पाठ्यक्रम कहलाता है। एक या एक से अधिक या दो या दो से अधिक क्या कहलाएगा? पाठ्यचर्या कहलाएगा। तो ये तो हो गई इसके थोड़ी जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं कि इस पर विचार क्यों किया गया, किस प्रकार किया गया, हमें जो किस नीति के अधीन इस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ी। देखिए भाई, जो एनसीएफ 2005 है, इस एनसीएफ 2005 पर विचार विमर्श जो किए गए, जो विचार विमर्श किए गए ना, वो विचार विमर्श इस पर किस किए गए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब आपको पता है जो हम शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा में किन किन चीजों का समावेश होगा, किस किस तरीके से हमें क्या क्या हमें पढ़ना है, किस प्रकार का सिलेबस हमें पढ़ना है, उन सभी को देखते हुए किस कक्षा का क्या स्तर है, किस कक्षा का क्या स्तर नहीं है, उन सभी चीजों को समावेश के लिए जो एजुकेशन पॉलिसीज बनाई जाती है, उस एजुकेशन पॉलिसीज के आधार पर ही एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ था। यानी कि एनसीएफ 2005 पर विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति विचार विमर्श जो किया गया वो किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1988 और 1992, ये जो तीन शिक्षा नीति थी, तीन शिक्षा नीति ऐसे मतलब कि सबसे पहले 1986 में आई, फिर इसी को वापस 1988 में लाया गया, और फिर 1992 में लाया गया। उसको पता, आपको पता है कि अभी 2019 में भी हमारी वापस से नई शिक्षा नीति आई है। यानी पुराना जो ढर्रा चलता आ रहा है ना, ढर्रे का मतलब समझते हो ना, यानी एक ही एक चीज को पढ़ते आना, एक ही एक चीज करना। तो उन चीजों का समावेश अभी नई एजुकेशन में क्या क्या करना है, किस प्रकार से नए चेंजेस हो, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उन सभी के समावेश के लिए क्या आती है? समय समय पर एजुकेशन पॉलिसीज में बदलाव किया जाता है। तो उन सभी के लिए 1986, 1988 और 1982 इन तीनों जो शिक्षा नीति थी, इसके आधार पर किस पर विचार विमर्श किया गया? एनसीएफ 2005 पर विचार विमर्श किया गया। अब इस पर विचार विमर्श किया गया किसके आधार पर? इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर। अब इसको बनाने का आदेश किसने दिया? आपको पता है कोई भी कार्य होता है तो कोई भी कार्य करने से पहले क्या किया जाता है? उसके लिए हमें जरूरत तो पड़ती है ना आदेश की। जैसे आप सभी पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो? आपको पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्यूचर में आपको जब जॉब करनी है या आपका जो टारगेट सेट है वो अचीव करने के लिए क्या जरूरत है? आपको पहले बेस्ट जरूरत है ना। तो उसी तरीके से क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए परमिशन की रिक्वायर्ड तो होती है। तो इसीलिए इस एनसीएफ 2005 को बनाने के लिए किसने परमिशन दी? किस मंत्रालय के द्वारा इसको परमिशन दिया गया? किसके अधीन इस कार्य को किया गया? तो देखिए भाई, ये जो एनसीएफ 2005 है, इसका निर्माण का आदेश, यानी इसको जो बनाने का आदेश या इसके निर्माण करने का आदेश, इसको निर्माण करने का जो आदेश है वह MHRD। अब आप सोच रहे हैं MHRD क्या है? MHRD नई दिल्ली, MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट,
मानव संसाधन जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको क्या किया गया था, आदेश दिया गया था किसको बनाने का, एनसीएफ 2005 को बनाने का। और किसके अंडर इसको कार्य किया गया था, इसके एनसीईआरटी इसके अधीन इसको बनाने के लिए क्या किया गया, आदेश पारित किया गया। आपको पता है जो एमएचआरडी गया है, इस एमएचआरडी को अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एजुकेशन एमएचआरडी का उनको चेंज कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले ये एमएचआरडी था। इस एनसीएफ 2005 को बनाने का जो आदेश है इसी ने जारी किया था। इसका कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और किसके अधीन इसको बनाने के लिए, नई दिल्ली के इनके द्वारा जो आदेश दिया गया किसके अधीन दिया गया, भाई कौन किसके अधीन होगा, कोई तो चाहिए ना कार्य को करने वाला, कौन है वो, एनसीईआरटी, जिसकी बुक्स हम पढ़ते हैं। अभी वापस कॉमन सिलेबस लागू जो हुआ है ना एनसीईआरटी का, वो इस एनसीईआरटी के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अच्छा, अब देखिए भाई एनसीएफ 2005 का गठन किस प्रकार हुआ। गठन यानी एमएचआरडी ने तो आदेश दे दिया, एनसीईआरटी को बोल दिया भाई बताइए बनाइए किस प्रकार, इसमें कौन से सदस्य होंगे, ये किस प्रकार कार्य करेगा, इसका क्या उद्देश्य है। आपने हमसे जवाब तो मांग लिया कि एनसीएफ बनाएंगे, एनसीएफ इस यूज आएगा, एनसीएफ की वजह से ये कार्य होगा, तो चलिए करिए इसका निर्माण, क्या इसके उद्देश्य रखे जाएंगे, कौन कौन इसमें सदस्य होंगे, किन किन के आधार पर क्या क्या प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, तो इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिए भाई इस एनसीएफ 2005 का जो गठन किया था, यानी गठन करने वाले यानी जो अध्यक्ष थे, भाई जो मुख्य क्या होता है, अध्यक्ष ही होता है ना, जिससे आपकी फैमिली में आपके जो फादर होते हैं या जो भी आपके ग्रैंडफादर होते हैं आपकी फैमिली को चलाते हैं, वो क्या होते हैं आपकी फैमिली के एक तरीके से प्रेसिडेंट ही मान लीजिए, एक तरीके से अध्यक्ष आपके जो हैं। उसी प्रकार से इस एनसीएफ को जो बनाया, इसकी जिसने अध्यक्षता करी थी वो कौन थे भाई, वो थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल शर्मा। यानी कि जो प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे उनकी अध्यक्षता में किसका निर्माण हुआ, एनसीएफ 2005 का गठन हुआ था। और जो ये एनसीएफ 2005 है, इस एनसीएफ 2005 है, इसको क्या कहा गया, इसको कह दिया गया भाई ये जो विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज मतलब सभी चीजों में चेंज करने के बाद में सबसे लेटेस्ट जो आया है वो क्या है, एनसीएफ 2005। इसका गठन किसने किया, प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने। गठन करना अध्यक्ष कह दो, गठन करने वाला कह दो, वह कौन थे, प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे, जिन्होंने मुख्य भूमिका इसमें निभाई थी और इसका गठन किया था। अब गठन करने में कोई ये तो है ही नहीं कि अकेले प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने इसको बना दिया हो, अन्य सदस्य भी तो इसमें होंगे। तो कौन कौन से सदस्य थे, कितने सदस्यों की संख्या थी, किन किन ने मिलकर इसका गठन किया, वो देख लेते हैं। आप ये तो देख ही चुके हो कि इसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष के बाद में अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी सचिव कौन थे। तो जो सचिव है वो सचिव महोदया थी, यानी कि जो श्वेता उत्पल थी। श्वेता उत्पल जो थी वो इसकी कौन थी, सचिव महोदया थी। यानी इसके जो सचिव का जो पद था वो किसके पास था उस टाइम पर, श्वेता उत्पल जी के पास था। और श्वेता उत्पल जी ने इसके लिए वो सचिव थी। अब देखिए इसकी जो कार्यकारी समिति थी उसमें कितने सदस्य थे, तो इसकी जो कार्यकारी समिति थी उसमें 38 सदस्य थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एनसीएफ 2005 के गठन में कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य कितने हैं भाई, 38। कितने सदस्य हैं,
38 सदस्य हैं। अब इसमें 35 सदस्य प्लस 3। अब देखिए भाई, जो कार्यकारी सदस्य था कि जो समिति बनी, उस कार्यकारी सदस्य में टोटल सदस्य 38। 35 प्लस 3 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये जो 3 सदस्य हैं, ये 3 सदस्य कौन है? ये NCERT, यानी कि जिसके अधीन, जिसके तत्वाधान में, इसके तत्वाधान में किसका, एनसीएफ 2005 को बनाने के लिए जो की घोषणा की गई थी, तो इस एनसीईआरटी के 3 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, और बाकी के जो 35 सदस्य दूसरे थे। ठीक है भाई। अब देखिए, ये तो बात हो गई सदस्यों की संख्या की, कि 3 सदस्य एनसीईआरटी के, बाकी के 35 सदस्य दूसरे थे। अध्यक्षता इसकी किसने करी थी? प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने। सचिव इसकी कौन थी? श्वेता उत्पल थी। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान से जो एकमात्र सदस्य जिन्होंने एनसीएफ 2005 को बनाने में अपनी भूमिका निभाई, जिन्होंने अपना सहयोग दिया, वो कौन थे? तो जो राजस्थान है, उस राजस्थान से एकमात्र अकेले रोहित धनकर। कौन भाई? रोहित धनकर कहां के थे? जयपुर के थे। इन 38 सदस्यों की टीम में राजस्थान का एकमात्र सदस्य कौन थे? रोहित धनकर थे। कहां के थे? जयपुर के थे, जिन्होंने जो एनसीएफ है इसके निर्माण में क्या करी थी? भूमिका निभाई थी। और जो ये एनसीएफ है, जो इसका निर्माण है, इस एनसीएफ का जो गठन है 22 भाषाओं में किया गया। कितनी भाषाओं में किया गया भाई? 22 भाषाओं में किया गया, तथा 17 राज्यों के द्वारा इसे लागू किया गया। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट वालों की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100% आएगा कि कार्यकारी समिति में टोटल सदस्य 38। अगर पूछ ले जाते हैं एनसीईआरटी के सदस्यों की संख्या, भाई 3, और राजस्थान से एकमात्र सदस्य जिन्होंने इसमें भाग लिया था रोहित धनकर। कहां के थे? जयपुर के। कितनी भाषाओं में इसका गठन किया गया? 22 भाषाओं में। कितने राज्यों ने इसको लागू किया? 17 राज्यों द्वारा इसको क्या किया गया? लागू किया गया। अच्छा, और इस एनसीएफ 2005 में क्या किया गया भाई? इस एनसीएफ 2005 में 21 शिक्षण सूत्रों पर, कितने शिक्षण सूत्रों पर? शिक्षण सूत्र का मतलब होता है कि शिक्षा में नवाचार लाने के लिए, नई जागरूकताएं फैलाने के लिए, क्या क्या नए चेंजेस करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो वो जो 21 शिक्षण सूत्र थे, इस 21 शिक्षण सूत्रों पर चर्चा करी गई। क्या करी गई? चर्चा की गई। यानी इसको मुख्य बनाने का क्या है आदेश, इन्होंने जो बनाया है ना, उसमें इन्होंने 21 शिक्षण सूत्र रखे और इन पर क्या करी? चर्चा करी। अब देखिए भाई, ये सब कुछ बनाकर एजेंडा तैयार कर दिया। अब आपको पता है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में क्या आ जाती है? कुछ अशुद्धियां भी रह जाती है, कुछ हमसे गलतियां भी हो जाती है। तो इसका मतलब तो है नहीं ना कि हम उस पूरे कार्य को ही बिगाड़ दें या फिर उस पूरे कार्य को ही वहीं का वहीं छोड़ दें। उसको क्या करते हैं? हम सुधारने का प्रयास करते हैं। तो जो एनसीएफ 2005 का जो एजेंडा तैयार किया गया, उस एनसीएफ 2005 के एजेंडे में जो कमियां रह गई, एनसीएफ 2005 के जो एजेंडे में जो कमियां रह गई या जो अशुद्धियां रह गई, क्या रह गई? कमियां या जो अशुद्धियां रह गई, उनको सुधारने का जो प्रयास किया, जिन्होंने, वो कौन थे? वो थे नामवर सिंह। कौन थे भाई? नामवर सिंह। जो नामवर सिंह थे, उन्होंने इस एनसीएफ 2005 में जितनी भी अशुद्धियां थी, जितने भी गड़बड़ कार्य हुए या कुछ कमियां जो छूट गए, उनको क्या किया? दूर करने का कार्य किया। जो एनसीएफ 2005 है, ये एक सरल प्रक्रिया थी, एक सामाजिक प्रक्रिया थी। सामाजिक मतलब समाज के कल्याण के लिए। सामाजिक मतलब जिसमें सभी समाज आते हैं, सभी के कल्याण के लिए समाज में हम आते हैं और हमारे द्वारा
जो एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ी जा रही है, जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, उनमें सुधार के लिए ये सारा कार्य किया गया था। ये एक सामाजिक सरल प्रक्रिया थी। नामवर सिंह द्वारा एनसीएफ 2005 को क्या किया गया था, इसमें रही अशुद्धियों को दूर किया गया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता एवं जो प्रगति का जो निबंध है, उसके आधार पर इस एनसीएफ 2005 को बनाया गया कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने बताया था कि शिक्षा में क्या होना चाहिए, किस प्रकार प्रगति होनी चाहिए, क्या क्या उसमें मुख्य आधार होने चाहिए, उसके आधार पर एनसीएफ 2005 का जो गठन किया गया था। अब हमने गठन भी कर लिया, इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब हम इसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं कि जो एनसीएफ 2005 है, इसको वास्तविकता में क्यों बनाया गया, किसके लिए इसका निर्माण किया गया। तो देखिए भाई, जो एनसीएफ 2005 है, उसके ये जो एनसीएफ 2005 है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे कि क्यों एनसीएफ 2005 का गठन किया गया। तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है, आपको पता है कि आजकल के बच्चे क्या होते हैं, जब स्कूल जाते हैं, आजकल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, इतना बड़ा बैग होता है जिसमें इतनी मोटी मोटी बुक्स रख दी जाती है। उन बच्चों के ऊपर कितना बर्डन होता है, उस इतने भारी बैग को उठाते हैं, जितनी उनकी उम्र नहीं होती उससे भारी बैग को उठाते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, कैसा लगता है उनको। हम देखते हैं बच्चों को तो थकान से महसूस करते हैं, उनके ऊपर किताबों का बोझ ज्यादा होता है, इतना सिलेबस होता है, किस प्रकार उनको वो पढ़े। तो इस एनसीएफ 2005 को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बिना बोझ व तनाव मुक्त शिक्षा, बिना बोझ व तनाव मुक्त शिक्षा। बिना बोझ तनाव मुक्त शिक्षा का मतलब है कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि उनको वो जो मोटी मोटी बुक्स है उनका वजन बर्डन नहीं ढोना पड़े और तनाव मुक्त रहे, यानी कि उनको जिसमें इंटरेस्ट है, यानी कि बच्चे को अगर जाना किसमें है, साइंस के फील्ड में है, पर वो क्या पढ़ रहा है, आर्ट्स में पढ़ रहा है, जिसका उससे कोई रिलेटिव ही नहीं है। जैसे कि आपको पता है कंपटीशन में साइंस हम पढ़ते हैं तो हमें जीके पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है और लास्ट में जाके क्या करना है, साइंस के फील्ड में वर्क करना है, जहां पर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका अर्थ है कि बिना बोझ वो तनाव मुक्त शिक्षा दी जाए, बच्चे को तनाव नहीं हो, वो इरिटेट नहीं हो सब्जेक्ट को पढ़ने में, उसको इंटरेस्ट आए। तो इसका मुख्य उद्देश्य था बिना बोझ और तनाव मुक्त शिक्षा प्रदान करना, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। मातृभाषा का अर्थ है कि अपनी मातृभाषा, जैसे कि जिस राज्य में हम रह रहे हैं वहां पर जो सामान्य हमारी जो भाषा है जिसका हम उपयोग करते हैं उसमें शिक्षा को प्रदान करना। और किस पर, प्राथमिक स्तर पर, सभी स्तर पर नहीं, प्राथमिक। जैसे कि बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ रहा है, एलकेजी यूकेजी सब पढ़ते ही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो, उसको जो मातृभाषा है उसमें क्या हो, शिक्षा को प्रदान किया जाए। जैसे हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, संस्कृत है तो संस्कृत में, और जो भी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें उसको क्या की जाए, शिक्षा प्रदान की जाए। और आपको पता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आजकल क्या होता है, बच्चे को बोल दिया जाता है तुम्हारा टेस्ट है, ये चीज पढ़ के आना, तो बच्चा घर पे आता है और क्या करता है, बुक खोलता है, फटाफट रटने लग जाता है कि नहीं मुझे तो कल टेस्ट है, मुझे इतना नंबर लेके आने हैं, और ये जो बुक्स को खोलता है, रटने की प्रवृत्ति। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे की रटने की प्रवृत्ति है कि बच्चा उसको क्या हो, रटे नहीं, रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। बच्चा रटे नहीं, समझे, समझने का प्रयास करे उसको, और रटने की जो प्रवृत्ति है उसको रोका जाए। चौथा,
जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों की क्षमता के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्धारण क्षमता का अनुसार, जैसे कि बच्चे की कैपेसिटी है, जैसे 3 सब्जेक्ट पढ़ने की, अब 3 सब्जेक्ट में जो पाठ्यक्रम बनाया गया उसकी क्या स्थिति है कि वो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट की सामान्य जानकारी ही पढ़ सकता है। अगर अब आप उससे सामान्य जानकारी के ऊपर का पाठ्यक्रम भी डाल दिया जाता है तो बच्चा क्या होगा, रटने लग जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसकी क्या है मजबूरी, वह क्या सोचता है मुझे पास होना है, अच्छे अंक लाने। तो जो बच्चे की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाए, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए और उसको पढ़ाया जाए। अब इसके बाद में आता है जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है। उच्च प्राथमिक स्तर 8वीं कक्षा तक का स्तर जो होता है, उसे त्रिभाषाई सूत्र पर बल दिया। त्रिभाषाई सूत्र देखना भाई, त्रि मतलब 3, भाषाई मतलब भाषाओं पर, त्रिभाषाई सूत्र मतलब 3 भाषाओं पर जोर दिया। पहला स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा क्या होती है, जो अपनी क्या होती है मातृभाषा होती है। दूसरा राज्य भाषा, हिंदी। तीसरा अपने पास में आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, वो क्या है अंग्रेजी। तो इस त्रिभाषा ही सूत्र पर उन्होंने क्या दिया भाई, जोर दिया। बच्चों के सामाजिक गुणों को विकास करने